हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में, जिसमें मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमें हमारे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में ना ही बताया गया है और ना ही कभी स्कूल में पढ़ाया गया है। दोस्तों, आज हम पूरी दुनिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। अमेरिका के बारे में, यूरोपियन देशों के बारे में, अरब के देशों के बारे में और मुग़लों के बारे में। कहने का अर्थ यह है कि बाहर के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन अपने इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते। दोस्तों, इसमें दोष हमारा नहीं है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। दोस्तों, पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने बताया होगा कुछ इतिहास के बारे में, अगर उनको पता होगा तो। लेकिन दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के समय में हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज उत्तराखंड में हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं। उसमें से कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया जाता है, और उसमें भी व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट पसंद आता है और उन्हीं वीडियोस में लाखों में लाइक्स और व्यूज़ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि यह सब गलत है, बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप उत्तराखंड के पौराणिक इतिहास, पौराणिक मंदिरों और लोक कथाओं के बारे में भी जानो कि कैसे हमारा उत्तराखंड का कल्चर है, और तभी तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो उत्तराखंड के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें 1500 सब्सक्राइबर नहीं हुए। दोस्तों, मैंने इस चैनल में उत्तराखंड के बारे में बताया है जितना मुझसे हो सकता है, लेकिन उसमें भी व्यूज़ नहीं आते हैं। और वही मैंने अगर नाच गाने वाला चैनल बनाया होता तो अब तक लाखों में सब्सक्राइबर हो चुके होते। दोस्तों, एक दुर्भाग्य यह भी है हमारे उत्तराखंड का, पहले कोई बताने वाला नहीं था, और अगर अब बताने वाले भी हैं तो अब कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं तो धन्यवाद करता हूं अब हमारे उत्तराखंड के लेखकों और कवियों का कि उन्हीं के माध्यमों से हमें उत्तराखंड के बारे में पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चंद वंश के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, शायद आपके कभी काम आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, उत्तराखंड में शासन करने वाले बहुत सारे वंशज थे, जिसमें से पौरव, कुषाण, गुप्त, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार व पवार राजवंश, और अंग्रेज़ों ने बारी बारी से यहाँ पे शासन किया था। दोस्तों, चंद वंश उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश है। दोस्तों, इस वंश का प्रारंभ 10वीं व 11वीं सदी से प्रारंभ हो गया था। 18वीं सदी तक इसका अस्तित्व उत्तराखंड की भूमि पर बना रहा। दोस्तों, चंद वंश के राजाओं की सूची बहुत लंबी है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट है कि इतने चंद वंश के राजाओं ने शासन करा था। दोस्तों, चंद वंशावली के अतिरिक्त चंदकालीन अभिलेख, स्मारक तथा साहित्य भी चंद काल के इतिहास पर प्रकाश डालने में सहायक हैं। दोस्तों, चंदकालीन राजाओं ने अभिलेख उत्कीर्ण कराए हैं। दोस्तों, इस वंश का सबसे पुरातन अभिलेख 1370 ईस्वी में राजा अभयचंद द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अन्य पर्वतीय चंद राजाओं के समय में उत्कीर्ण किए गए हैं और इसके अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। ये अभिलेख दानपात्रों के रूप में उत्कीर्ण किए गए हैं। चंदकालीन अभिलेखों के अतिरिक्त इस काल में संबंधित अनेक मंदिर, महल, किले, नौले उत्तराखंड की भूमि में यहाँ वहाँ हैं। इन स्मारकों से भी चंदवंश के संबंधों में ज्ञान प्राप्त में सहायता मिलती है। दोस्तों, कत्री वंश के पतन के पश्चात उत्तराखंड में जिस राजवंश का उदय हुआ था वह चंदवंश था। चंदवंश के प्रारंभिक राजाओं के संबंध में जानकारी का अभाव है। जनश्रुतियों के अनुसार चंदवंशी शासक सोमचंद के नाम के व्यक्ति के वंशज थे। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान के रहने वाले थे। एक बार जब वह उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथियों के साथ आए तो यात्रा के दौरान उत्तराखंड में उनकी मुलाकात काले कुमाऊं में शासन कर रहे कतूरी वंश के एक राजा से हुई। वह कतूरी राजा सोमचंद से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। दहेज स्वरूप 15 बीघा जमीन भूमि दान की। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि भावर क्षेत्र में दान की। दोस्तों, सोमचंद को जो दहेज में भूमि मिली थी उसमें उन्होंने किलों का निर्माण किया, और यह किला राजबुंगा के नाम से जाना जाता है। कालांतर में राजबुंगा चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और चंद राजाओं की राजधानी बना। चंपावत 1563 ईस्वी तक चंद वंशों की राजधानी बना रहा। दोस्तों, सोमचंद बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी।
दोस्तों यह घटना कब घटी, यह इसका जो प्रमाण है वह कहीं नहीं है अभी तक। दोस्तों चंद वंशावली के आधार पर बी.डी. पांडे ने सोमचंद का काल 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। उनका मानना है कि सोमचंद का जो राज्यारोहण है 700 ईस्वी में हुआ था, परंतु इस तथ्य की पुष्टि में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दोस्तों अगर चंद वंश के राजाओं के नाम की सूची का अगर एक बार उल्लेख किया जाए तो कुछ राजाओं के नाम में पहले जो हुए थे वो उनका मैं एक बार बताता हूँ। सबसे पहले थे सोमचंद, दूसरे नंबर पर आए आत्मचंद, तीसरे नंबर पर आए पूर्णचंद, चौथे नंबर पर आए इंद्रचंद और पाँचवें नंबर पर आए संसारचंद, छठे नंबर पर आए सुधाचंद, सातवें नंबर पर आए हमीरचंद, आठवें नंबर पर आए वीणाचंद, नौवें नंबर पर आए वीरचंद और 10वें नंबर पर आए रूपचंद। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर राजाओं की सूची देखी जाए तो 62 राजा थे, मतलब 62 राजा थे जो कि 1790 तक उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य पर शासन किया था। दोस्तों इसमें से मैं कुछ राजाओं के आपको जो उन्होंने जो शासन किया था उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि गरुड़ ज्ञान चंद है, जिनका जो शासन काल था 1374 ईस्वी से लेके 1419 ईस्वी तक था। गरुड़ ज्ञानचंद प्रारंभिक राजाओं में से सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। दोस्तों उनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से मुलाकात थी। उनकी मुलाकात तुगलक वंश के सुल्तान से हुई थी। उन्होंने तुगलक सुल्तान से तराई भाबर की जागीर देने की प्रार्थना की थी। उस समय तराई भाबर में रोहेलों का आधिपत्य था। रोहेलों के साथ सुल्तान के अच्छे संबंध नहीं थे। उसने तराई भाबर का क्षेत्र ज्ञानचंद को जागीर में दे दिया था तथा गरुड़ की उपाधि भी उसने प्रदान की थी। इस प्रकार डोटी के करत होते हुए भी ज्ञानचंद के काल में चंद राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात उनका पुत्र हरिचंद्र राजा बना, परंतु राजा बनने के कुछ माह के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उद्यानचंद ने राजा का भार संभाला और उनके राज्यकाल में चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। दोस्तों जो राजा आते हैं रत्नचंद। दोस्तों जो रत्नचंद का जो शासनकाल था वह 1450 से लेके 1488 ईस्वी तक था। रत्नचंद एक योग्य और शक्तिशाली राजा था। उसने अपने पिता की भांति चंद राज्य को मजबूत करने में योगदान किया। उसने राज्य का विस्तार भी किया। इसके काल की महत्वपूर्ण घटनाओं की डोटी राज्य से युद्ध है। डोटी व चंदों के बीच युद्ध भारतीय चंद के समय में ही हुआ था, जिसमें चंदों की जय हुई थी और चंद राज्य डोटी राज्य से स्वतंत्र हो गया। डोटी राज्य में कुछ समय के पश्चात नागमल्ल ने विद्रोह कर दिया और उसने शाही वंश के राजा को हटाकर स्वयं सत्ता हासिल कर ली। दोस्तों जो उसके बाद जो राजा आते हैं कीर्तिचंद, जिनका शासनकाल 1488 ईस्वी से लेकर 1503 ईस्वी तक था। कीर्तिचंद्र रत्नचंद्र का पुत्र था। 1488 ईस्वी में रत्नचंद की मृत्यु के पश्चात चंद राज्य का राजा बना। वह अपने पूर्वजों की भांति वीर और पराक्रमी थे। उसने भी चंद राज्य का क्षेत्र विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। राजा कीर्तिचंद के समय में डोटी राज्य ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जबकि कीर्तिचंद के पूर्वजों के समय डोटी चंदों की अधीनता स्वीकार कर ली। डोटी द्वारा भारी सेना के साथ कीर्तिचंद के राज्य पर आक्रमण हेतु काली नदी के किनारे घेरा डाल दिया गया। कीर्तिचंद ने एक शक्तिशाली सेना डोटी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजी तथा डोटी को पुनः अपने अधीन कर लिया। दोस्तों कीर्तिचंद के उपयुक्त विजयों के आधार पर कहा जा सकता है कि वह एक वीर और साहसी और कर्मठ राजा थे। उसके काल में चंद राज्य में कुमाऊं का अधिकांश भाग सम्मिलित हो चुका था। कीर्तिचंद ने तराई व जसपुर के निकट एक नगर कीर्तिपुर की स्थापना की। इस प्रकार कीर्तिचंद ने उत्तराखंड में अपनी कीर्ति पताका फैलाने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों 1560 ईस्वी से लेकर 1568 ईस्वी तक बालो कल्याण चंद ने शासन किया था। चंद राजा भीष्मचंद की कोई संतान न थी, अतः उसने चंद वंश को निरंतर बनाए रखने हेतु एक पुत्र गोद लिया था, जिनका नाम बालो कल्याण चंद था। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद के पश्चात उनका उत्तराधिकारी बना। भीष्मचंद के समय राज्य में अनेक षड्यंत्र हो रहे थे। इन षड्यंत्रों के दमन हेतु राजधानी को केंद्र में होना आवश्यक था, जबकि चंपावत एक कोने में स्थित था। राज्य का विस्तार हो चुका था और भविष्य में होने की संभावना थी। तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए भीष्मचंद ने अपने राज्य की राजधानी चंपावत से खगमरा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। भीष्मचंद की रायगढ़ के एक सरदार ने धोखे से हत्या कर दी और खगमरा कोट पर अपना अधिकार कर लिया। वह अपने पुत्रों को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया।
हत्या के समय बालो कल्याण चंद डोटी गया हुआ था, जहाँ की विद्रोह की संभावना थी। भीष्मचंद की मृत्यु की सूचना पाकर वह तुरंत लौट पड़ा और भीष्मचंद के पश्चात वंश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। वह एक योग्य राजा बना। 1560 ईस्वी में डोटी में षड्यंत्र को समाप्त करने गया था। इस बीच उनके पिता की मौत और हत्या सूचना मिली तो डोटी से संधि कर ली और खगमरा तथा रामगढ़ में आक्रमण कर विद्रोही सरदार को पराजित किया। दोस्तों, चंद वंश पूर्वी उत्तराखंड का अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के पतन के पश्चात 132 वर्षों तक यहाँ विदेशी शासन रहा, जो क्रमशः गोरखों और अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, चंद वंश पूर्वी उत्तराखंड पर इतने लंबे वर्षों तक शासन करने वाला एकमात्र राजवंश था। इस वंश के योग्य और कुशल शासकों के प्रशासनिक क्षमता का परिमाण था कि वह चंद वंश के एक छोटे से क्षेत्र से पूर्वी उत्तराखंड के संपूर्ण भूभाग की सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में सफल रहा। चंद काल में इस क्षेत्र के समान समृद्धि और प्रभाव में असीम वृद्धि हुई। अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण चंद वंश कई बार अपने शत्रुओं तथा बाह्य आक्रमणकारियों पर आक्रमणों के थपेड़ों को सहकर भी पुनः पूर्ववत शक्ति संपन्न होकर उभरा। चंद काल के शासन का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजा होता था। वह अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिनकी सहायता से राज्य के विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते थे। दोस्तों, चंद राजा वीर, साहसी, धैर्यवान, दानदाता, धार्मिक, विद्या प्रेमी, विद्वानों के आश्रयदाता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिज्ञ थे। कुशल निर्माणकर्ता होने के कारण उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार करवाया। महलों तथा पानी के लिए नौलों का निर्माण कराया। चंद राजा निरंकुश नहीं थे, सदैव जनहित का ध्यान रखते थे। उन्होंने प्रजा के सुख, समृद्धि और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्यों को प्राथमिकता दी। चंद राजाओं ने अपने राज्य व प्रजाहित के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसी राजनीतिक चालों का सहारा लिया। उन्होंने मुगल बादशाहों से भी उचित समयानुकूल संबंध बनाए रखे थे और अपने बुद्धि और चतुराई के कारण उनसे सम्मान भी पाते रहे। राज्य की सुरक्षा हेतु उन्होंने रुद्रपुर, बाजपुर जैसे नगर की स्थापना की। दोस्तों, चंद राजाओं ने शासन प्रबंध में सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे कि युवराज, मंत्री, दीवान, राजगुरु, पुरोहित, राजपुरोहित, सेनापति, फौजदार, रसोई दरोगा, खजांची, ह्यूपाल, काराखेड़ा, राजचेली, राजमहल की जो दासी होती है राजचेली आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से चंद राजा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। दोस्तों, चंद राजा शासन प्रबंध में अपनी प्रजा का भी सहयोग लेते थे। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रजा को कई विभागों में विभाजित किया था, जैसे कि यथा 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, 6 धरिया, 12 अधिकारी, पंचड़िविया, खतिमन ब्राह्मण, पौरी 15 विश्वा। दोस्तों, 4 बूढ़ा के अंतर्गत कार्की, बोरा, तड़ागी तथा चौधरी आदि क्षत्रिय जातियां आती थीं। 5 थोक के अंतर्गत मेहरा, करत्याल, देव, ढेक तथा खड़ियाल सम्मिलित थे। 4 चौथानी देवलिया, सिमल्टिया, पांडे, तिवारी व बिष्ट ब्राह्मण वर्ग कहलाते थे। 6 घरिया के अंतर्गत जोशी, पंत, पांडे, झा, तिवारी, भट्ट तथा पाठक ब्राह्मण आते थे। 12 अधिकारी पटवाल, बेड़वाल, खतेड़ी, मेहता, धोनी, सोनी, लाड़, अंबाल इत्यादि क्षेत्रीय जातियां कहलाती थी। पंचपीड़िया के अंतर्गत 4 चौथानी तथा 6 घरिया ब्राह्मण आते थे। शूद्र प्रजा को पौरी 15 विश्वा कहा जाता था। दोस्तों, प्रजा का इस प्रकार विभाजन प्रजा के समस्त वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। दोस्तों, चंद वंश के शासन की बात की जाए तो बहुत लंबी है, तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको चंद वंश के बारे में और जानना है, या यह वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट ज़रूर करें। चंद वंश के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हैं जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे उत्तराखंड के बारे में जानकारी ये जानकारी सबको मिले। दोस्तों, नाच, गाना, एंटरटेनमेंट सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।